हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी सीरीज कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज की कड़ी में हम पहुंच चुके हैं सिविक्स के 6th क्लास के चैप्टर 3 पे, यूनिट टू गवर्नमेंट, जो कि 2 चैप्टर कवर करेगी। पहला है व्हाट इज गवर्नमेंट एंड दूसरा है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। तो आपने एक अंदाजा लगा लिया होगा कि इस क्वेश्चन से व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। आप आसपास देखते होंगे, चारों तरफ जो भी आपके आसपास हो रहा है, चाहे वो सड़क बन रही हो, चाहे वो हेल्थ की फैसिलिटीज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन अ कंट्री रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, गवर्नमेंट का इनपुट हो सकता है, उसकी गाइडलाइन हो सकती है, उसके रूल एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, उसके लॉ एंड एक्ट हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, नियम कानून कायदे, वो सब। जब आप सोचते हैं कि सरकार क्या है तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, क्या सवाल आते हैं, वो सब देख उसे इंटररिलेट करो कि सरकार को की हमें जरूरत किस तरह पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, ना केवल आपके रोजमर्रा के कार्यों में, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, आपको सड़क चाहिए, अच्छी किसान है, आपको अच्छी स्कीम चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, क्रेडिट चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, वो सब, उन सब नीतियों का अगर मैं एक शब्द में बात करूं तो वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट, हमारी सरकार। साथ ही साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, कोई डिजास्टर आता है उसमें आपकी सिक्योरिटी कौन करता है? वो भी सरकार का ही काम है, सरकार करती है। किस तरीके से सरकार अपने काम करती है, क्या सरकार है, उसे समझेंगे। और सरकार के क्या क्या दायित्व हैं, सरकार किस तरीके से फॉर्म होती है, वो सब हम देखेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम। अनेकों बार आपने देखा होगा ये वर्ड सरकार। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज, एक सरकार क्या होती है, साथ ही साथ एंड द इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में वो किस तरह के किरदार प्ले करती है। व्हाट डू गवर्नमेंट डू, सरकार करती क्या है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो ये निर्णय कैसे करती है कि उन्हें क्या करना है, सरकार को क्या करना है। What is the difference between different types of government such as monarchies and democracies? 2 तरह की सरकार हैं जिसके बारे में जिक्र है, एक लोकतांत्रिक और एक मोनार्की, जो प्रजातंत्र आप, राजतंत्र आप जिसको बोल सकते हैं, राजा का तंत्र जहां पे चलता है, मोनार्की। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। रीड मोर एंड फाइंड आउट, और ज्यादा देखेंगे और किस तरीके से ये काम करती है वो सब भी हम देखेंगे। Every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads, schools, how to reduce price of onion when they go too expensive, or ways to increase supply of electricity. एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। जिस तरीके से आजकल आप देखते होंगे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ने से अन्य चीजों पे भी उसका असर पड़ रहा है। तो हम किसको कोसते हैं, किसको हम कहते हैं कि उसको एक्शन लेना चाहिए? सरकार। हम कहते हैं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई मुद्दा है, कोई इशू है, जैसे कि फार्मर का इशू हो सकता है, वो किसी ट्रेड यूनियन का इशू हो सकता है, व्यापारियों से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो उस इशू को सोल्व करने के लिए वो संस्था कौन सी है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसके बारे में हम कहते हैं कि उसको इसमें एक्शन लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि चाहे वो रोड हो, चाहे वो स्कूल हो, या आपके प्याज के प्राइस कम करने की बात हो जब वो एक्सपेंसिव है, तो हम किसे कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बढ़ाने की बात हो, वो सब सरकार करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज, और कुछ सामाजिक मुद्दों पे भी सरकार अपने एक्शन लेती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर, गरीबों के लिए कोई प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि मनरेगा की स्कीम हुई, स्वरोजगार की स्कीम हुई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आपने सुनी होगी तमाम स्कीम्स। कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस, जो हमारी रेलवे सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, डाक सर्विस है, रोडवेज है, वाटरवेज है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पूरा एक रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रांसपोर्ट के पूरे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो कौन बनाता है? सरकार बनाती है। सरकार इसको रेगुलेट करती है, किस तरीके से करती है वो भी हम देखेंगे। The government also has a job of protecting the boundaries of the country. और क्या जॉब है इसकी गवर्नमेंट की?
कि हमारी जो सरहदें हैं उनकी रक्षा, आपने सुना होगा जब चाइना के साथ अभी अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था डोकलाम में, उससे पहले पाकिस्तान के साथ चलता ही रहता है एलओसी पे, तो उन सब को ध्यान रखने की, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उस पर ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद कंट्रीज, और अन्य देशों के साथ शांति में जो संबंध है उसको स्थापित करने की बात भी सरकार की ही थ्रू होती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। वो ये भी इंश्योर करती है सरकार कि उसके जो सिटीजन, उसके नागरिक है, उनके पास भरपूर खाने के लिए हो, उनका स्वास्थ्य की फैसिलिटी उनको अच्छी मिले। और जब भी कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आए, जैसे कि अभी कोरोना पेंडेमिक आया था, या सुनामी की बात करें, या किसी अर्थक्वेक की बात करें, फ्लड की बात करें, तो कौन वो संस्था है जो ऑर्गेनाइज करती है सभी संस्थाओं को, ताकि जो अफेक्टेड पीपल है, प्रभावित लोग हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी सहायता की जा सके। तो वो भी किसका काम है? गवर्नमेंट का। और यदि कभी आपने देखा होगा कि क्राइम वगैरह जो होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, उस झगड़ों के लिए कानून बनाने का काम, कानून को लागू करने का काम वो किसका है? वो भी सरकार कर लिया। सपोज किसी ने कोई क्राइम किया तो आप उसको कहाँ पाते हैं? कोर्ट्स में। जो कोर्ट्स है, जो न्यायालय है, वो भी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का ही पार्ट है। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नमेंट के पार्ट क्या है और ऑप्शन में कोर्ट हो, तो आपको कोर्ट को भी सही लगाना है। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this, why it is necessary for them to do so. When human beings live and work together, there needs to be some account of organization so that decisions can be made. तो आप सोच रहे होंगे, आप वंडर कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट इसको मैनेज कैसे करती है, और ये क्यों इतना जरूरी है उन्हें इस तरह करना। जब लोग आपस में शांति से रह सकते हैं, रहते हैं, तो गवर्नमेंट का क्या जरूरत है? सरकार की क्या जरूरत है? हमारे पास सरकार की जरूरत है कानून बनाने के लिए, सरकार की जरूरत है उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपके लिए कोई कानून है कि भाई अगर आपने ये जुर्म किया, अगर आपने किसी को हानि पहुंचाई, कुछ कष्ट पहुंचाया, तो उसके खिलाफ कानून है आपके पास। सड़क के ऊपर कानून है, ट्रैफिक रूल्स इसको बोलते हैं। सपोज आपने हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट तो आपकी सुरक्षा के लिए, बट स्टिल सरकार समझती है कि उसको कानूनी दर्जे के तहत उसको लागू कराना चाहिए, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। बाइक नहीं पहनते तो आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। तो ये कानून को लागू कराना, कानून को बनाना, दोनों ही काम किसके हैं? सरकार के। सम रूल हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ नियम कानून कैसे हैं कि वो सभी पे लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। अपने संसाधन है उसको कंट्रोल करने की बात हो, या अपनी टेरिटरी, जितने भी अपने देश की सरहदें हैं, उसका क्षेत्र है, उसको सिक्योर करने की बात हो, तो वो भी गवर्नमेंट के काम है। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल। अपने लोगों के बिहाफ पे वो लीडरशिप को एक्सरसाइज करती है, टेकिंग डिसीजन लेती है, एंड इंप्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और जितने भी लोग भारत में रहते हैं उन सभी के लिए वो उन कानूनों को लागू करती है, ताकि उनकी सुरक्षा इंश्योर हो सके, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं, सरकार के स्तर कितने हैं। अगर हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 3 गवर्नमेंट के लेवल आपने देखे होंगे जिसके लिए सरकार रेस्पॉन्सिबल है। वो क्या क्या है? जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई ये काम तो हमारा लोकल स्तर पे ही हो जाएगा, ये काम स्टेट लेवल पे जाके होगा, और ये कोई बड़ा काम है तो वो नेशनल लेवल पे जाके होगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट के 3 स्तर है। क्या है 3 स्तर में? एक है लोकल लेवल। लोकल लेवल आपके ग्रामीण, अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो प्रधान वगैरह, जो पंचायत जो होती है हमारी, वो हमारा लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फिर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टेट लेवल की बात हो जाती है। स्टेट लेवल पे सीएम होते हैं, हमारे गवर्नर होते हैं, वो स्टेट लेवल की बात करते हैं। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, वो सब राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार, तो 3 तरह की सरकार हमें देखने को मिलती है। एक हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि लोकल एरिया में, अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो पंचायत, और शहरी परिवेश से आते हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज। साथ ही साथ राज्य स्तर की बात करें तो सब के सब, जो भी आप किसी राज्य से बिलोंग कर सकते हैं, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, वहां पे एक सीएम होगा, गवर्नर होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, अलग अलग स्टेट लेवल के पदाधिकारी, साथ में जो संवैधानिक अधिकारी हैं वो भी होंगे। नेशनल लेवल की बात करें तो उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पे भी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब कुछ होता है वहां।
द लोकल लेवल मीन्स, अब जैसे बता दें लोकल लेवल का मतलब क्या है कि आपका गांव हो सकता है, टाउन हो सकता है, आपकी लोकेलिटी हो सकती है। स्टेट लेवल की बात करें तो पूरे स्टेट को कवर करती है, जैसे कि हरियाणा की बात हुई, असम की बात हुई। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पूरा का पूरा कंट्री उसमें आ जाता है, जैसे कि मैप देख सकते हैं। अब मैप को देखते हैं किस तरीके से। यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शन, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। When you go into next few classes, you will learn about how government function at state and central level. राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे किस तरीके से सरकार हमारी काम करती है, वो सब हम देखेंगे। अब एक बार मैप देख लेते हैं। अपनी स्टेट को फाइंड कीजिए आप इसमें, आप जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट को फाइंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी से आता हूं, तो ये मेरा स्टेट है, मेरे स्टेट की राजधानी लखनऊ, तो मेरा स्टेट लखनऊ से ऑपरेट होता है और लखनऊ से चारों तरफ विकास के कार्य हों या कुछ भी हो वो सब पहुंचते हैं। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो शामली मुजफ्फरनगर, तो उस जिले से होने के नाते तो वहीं से ऑपरेट होती है शामली से। अगर हम दिल्ली की बात करें, सेंटर की बात करें, पूरे पूरे भारत की बात करें अगर हम, तो पूरा भारत मेनली ऑपरेट कहां से होता है? दिल्ली से। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली पूरा कंट्रोल करती है। ये जो 3 लेवल सरकार के बने हुए हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ये इसीलिए है ताकि पावर्स का डिवीजन हो सके, ताकि फंक्शंस का डिवीजन हो सके। हर स्तर को पता हो कि उसका दायित्व क्या है, कहां तक उसकी पावर है, कितना काम वो संभाल सकते हैं। और ताकि जो काम है, क्योंकि अगर दिल्ली को ही सारा काम दे दिया जाए तो उससे संभलेगा नहीं, लखनऊ को ही सारा काम दे दिया जाए तो उससे भी नहीं संभलेगा अच्छी तरीके से। मतलब उसकी जो एकदम गाइडलाइंस हैं, उसको विजिलेंस करना है, सब कुछ देखना होता है, वो सब देख नहीं पाएंगे। जो नीचे का स्तर है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल जो है, वो लोकल लेवल से ही देखा जाएगा। तो उसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर भी समझ सकते हो, डिवीजन ऑफ फंक्शन भी समझ सकते हो, डिवीजन ऑफ पावर भी समझ सकते हो। तो इसलिए 3 लेवल सरकार के होते हैं जनरली। एक दूसरा मैप है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। अगर बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आप अपना डिस्ट्रिक्ट फाइंड कर सकते हैं अलग अलग स्टेट में। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट ये रहा, आपका डिस्ट्रिक्ट कुछ भी हो सकता है। आपका डिस्ट्रिक्ट भोपाल हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट जयपुर हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में कहीं रोहतक हो सकता है, आपका पंजाब में हो सकता है, लुधियाना वगैरह हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर आपका है तो आप उसे फाइंड कीजिए, वही आपका लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑपरेट करता है, होल्ड करता है। आगे चलते हैं। लॉज एंड गवर्नमेंट, कानून और सरकार का आपस में क्या संबंध है, सरकार क्या करती है कानूनों के बारे में, कानून किस तरीके से सरकार के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, वो सब देखेंगे। गवर्नमेंट मेक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज टू फॉलो, और सभी को, जितने भी लोग देश में रहते हैं उनको फॉलो करना। इसी तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक डिसीजन, जैसे कि गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, उसी प्रकार उन जो उसके पास पावर है किस चीज की, उन डिसीजंस को, उन निर्णयों को लागू कराने की। आपने देखा होगा आपके लोकल स्तर पर डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनका काम क्या होता है जनरली? उनका एक सबसे बड़ा काम है कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के फैसले हैं, सरकार के कानून हैं, उन सभी को जमीनी स्तर पर लागू कराना, और लागू कराने के दौरान अपने लोगों की, अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने देश के, अपने राज्य के, अपने जिले के, उन लोगों के हितों की रक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। सभी को पता है कि अगर गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस की जरूरत चाहिए। आपकी लाइसेंस की जरूरत उस किस लिए है कि ताकि पता चल सके कि आप गाड़ी चलाने लायक है, आपकी एज गाड़ी चलाने वाली है, आपको गाड़ी चलानी आती है, तभी आपको लाइसेंस मिलता है। और अगर आपको लाइसेंस आपके पास है तभी आप गाड़ी चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो क्या हो गया? अगर वो व्यक्ति पकड़ा गया ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, या तो उसको जेल होगी या फिर उसको बड़ा अमाउंट फाइन के रूप में देना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट मच यूज। अगर निर्णयों को लागू कराने की ताकत ना हो, नीतियों को लागू कराने की ताकत ना हो, कानून को लागू कराने की ताकत ना हो, तो वो कानून किस काम के? जैसे कि आपने कोर्ट सुना होगा कि वर्ड्स जो कोवेनेंट्स विदाउट स्वर्ड्स, मतलब जो तलवारी है बिना तलवार के क्या फायदा। तो शब्द जो है, जो वर्ड है, एक्शन है, नीतियां हैं हमारी, जब तक वो इंप्लीमेंट ना हो तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर आल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। आपको लगता है सरकार का काम है कानून को इंप्लीमेंट कराना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कोई कानून
फॉलो नहीं किया जा रहा, आपके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही, तो आप क्या कर सकते हैं? इफ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, अगर किसी व्यक्ति विशेष को लगता है कि उनकी हायरिंग, उनको नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनके रिलीजन और कास्ट, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते थे, पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वे कहा जा सकते हैं? ही और शी में अप्रोच कोर्ट, और क्या क्लेम कर सकते हैं? लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, क्लेम कर सकते हैं कि कानून की मानना नहीं हो रही या कानून की अवमानना हो रही है। किस बेस पे? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। द कोर्ट कैन देन ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, और कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि क्या करना चाहिए। आप जब बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वहां पे इक्वेलिटी मिलेगी। इक्वेलिटी एक वर्ड है, प्रस्तावना में मिलता है। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपके रिलीजन को लेकर, आपके कास्ट को लेकर, आपको अवसरों की समानता मिलेगी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, सरकार के पास ताकत है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, कानून बनाने की, उसको इन्फोर्स करने की, उसको लागू कराने की। ये ताकत आती कहां से? कौन देता है ये ताकत? देखते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसका जवाब निर्भर करता है कि वो सरकार किस प्रकार की है। देखते हैं कैसे। इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं, इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी में कौन पावर देता है? अगर हम खाली डेमो जो वर्ड है, इसका मतलब ही होता है पीपल, और करेसी का मतलब रूल, मतलब रूल ऑफ द पीपल, इसका मान सकते हैं। तो सरकार को, कोई डेमोक्रेटिक अगर लोकतांत्रिक सरकार है, तो वहां पे वो ताकत किसने दी? उस सरकार को वो ताकत किसने दी? डिसीजन लेने की, कानून को लागू कराने की। अगर कोई उस कानून को फॉलो नहीं करता तो उसको पनिशमेंट देने की, सजा देने की। वो ताकत कहां से आई? वो ताकत मिलती है लोगों से। लोग हैं जो ताकत देते हैं। जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में आप पढ़ोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराने वाले, भले ही मैं उस असेंबली में मौजूद ना रहूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कानून बन रहा था, जब संविधान हमारा बनाया जा रहा था, तब भले ही मैं वहां पे मौजूद ना हूं, मेरे दादा परदादा वहां पे मौजूद ना हो, बट जो भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे भेजे हुए थे। वो रिप्रेजेंटेटिव्स, एक तरह से समझा गया कि पूरे देश की जो जनसंख्या है, पूरे देश के जो सिटीजन्स हैं, उन सभी की एक आवाज है। क्या? हम भारत के लोग। कि जब संविधान को हम पढ़ते हैं, शुरुआत में ही लिखता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोग हैं जो संविधान को लागू करा रहे हैं, उस सरकार को ताकत दे रहे हैं, उस सरकार को उस एक्शन लेने के लिए, पावर बनाने, उसको कानून बनाने के लिए जितनी भी ताकत है, वो सब कहां से आती है? लोगों से। कैसे? क्यों? हम देख सकते हैं, अगर सपोज कोई सरकार है, आपके मन पसंदीदा काम नहीं कर रही, मन चहिता काम नहीं कर रही, कोई ऐसा काम करती है जो लोगों के खिलाफ है या लोगों के मन के खिलाफ है, तो क्या होता है? लोग अगले इलेक्शन में उसको वोट ही नहीं देंगे, उस सरकार को गिरा देंगे और नई सरकार बना लेंगे। तो इसी तरीके से जो इलेक्शन है, इलेक्शन जो प्रोसीजर है इलेक्शन का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इलेक्शन का होता है कि लोगों का जो पावर है, लोगों की जो पावर है, पावर ऑफ द पीपल शो होती है इलेक्शन के दौरान, इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। एक पर्सन को आप अपने वोट देते ही होंगे, सभी के पास वोट है, तो उसको चुनते हैं। एक बार इलेक्ट हो गए तो पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। अपने एक्शन को एक्सप्लेन करना होगा सरकार को, कोई भी एक्शन अगर उसने लिया, और डिसीजंस को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर नहीं ऐसा कर पाई तो लोग क्या करेंगे? वोट खिलाफ में देंगे, दूसरी पार्टी को वोट देंगे और दूसरी सरकार को बना लेंगे। अन्य प्रकार की एक गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र जिसको बोलते हैं, रूल ऑफ किंग और क्वीन। उसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की, गवर्नमेंट चलाने की, सरकार चलाने की। स्मॉल ग्रुप्स उसके साथ मंत्री वगैरह होते हैं, जैसे आपने अकबर के साथ सुने हुए नवरत्न वगैरह, वो मंत्री भी होते हैं उसके साथ सरकार चलाने के लिए, बट लोगों का ज्यादा से नहीं होती उसमें। पीपल डजंट हैव सो मच से इन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, वो राजतंत्र है, राजा का तंत्र है। तो उसमें क्या होता है? फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो किसके पास होती है? राजा के पास होती है, और उसको किसी को जवाब भी नहीं देना, जैसे डेमोक्रेसी में जवाब देना होता है।
ना तो उसको अपने एक्शन एक्सप्लेन करने, ना उसको अपने डिसीजन को डिफेंड करना कि जो उसने लिया है गलत भी ले लिया तो भी सही, सही ले लिया तो सही है ही। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी और मोनार्की में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास ताकत होती है और मोनार्की में राजा के पास ताकत। अब एक अलग चीजें पढ़ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफेक्टिव गवर्नमेंट। हम अपने ही देश की बात कर लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल। और ये ऐसे ही नहीं मिली लोकतंत्र, लोकतंत्र हमें इस तरह ही नहीं मिला, एक बड़ा संघर्ष चला, आजादी से पहले का एक संघर्ष रहा जिसकी वजह से हमें लोकतंत्र मिल पाया। यहाँ वर्ल्ड में बहुत सारी जगह है वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, अन्य जगहों पे भी लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया लोकतंत्र के लिए। फ्रांस का फ्रांस रिवॉल्यूशन लोकतंत्र के लिए तो हुआ था, यूएसए में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो भी लोकतंत्र के लिए हुआ था। यू नो दैट मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव पावर टू इलेक्ट लीडर। और सबसे जो जरूरी फीचर है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि लोगों के पास ताकत है अपने नेता को चुनने का। यहाँ पे राजा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, नेता होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं आपके, अपने आप नेता को चुनते हैं। अपने प्रधानमंत्री को चुनने की ताकत हमारे पास है क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इन सेंस ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के बारे में, रूल बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी की एक इजी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने भी दी थी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका के। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों की, लोगों के लिए सरकार। ऐसी सरकार को बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कैसी है, हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो कर नहीं सकते। अगर सरकार को कोई कानून बनाना है तो बार बार वोटिंग तो कराएगी नहीं हर जनसंख्या से, मतलब पूरी जनसंख्या जो हमारी 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, सभी वोट डालें हर कानून बनाने में। तो हम क्या करते हैं, हर 5 साल बाद अपने एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, जिसको आप बोलते हैं सांसद। सांसद जाते हैं लोकसभा, लोकसभा में जाने के बाद सरकार अगर कोई कानून लेके आती है तो हमारे सांसद सब मिलके उस पर वोट डालते हैं, यस और नो। अगर ज्यादा वोट यस में होती है तो वो कानून लागू हो जाता है डिबेट, डिस्कशन और डायलॉग के बाद। अगर नहीं है तो वो कानून लागू नहीं होगा। और कानून लागू नहीं होने का मतलब है कि अगर लोकसभा में ऐसा होता है तो सरकार उसी दिन गिर जाएगी, क्योंकि सरकार का विश्वास है, जो ट्रस्ट वोट है वो संसद में नहीं है, ऐसा समझा जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन प्रोसेस से। ये रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और बनाते हैं क्या, कानून। लॉ मेकर्स हम इनको बोलते हैं। और डिसीजन लेते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। और आजकल की जो पद्धति है उसमें कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं मान सकती, नहीं कह सकती, जब तक वहां के हर एक वयस्क नागरिक के पास मत अधिकार ना हो। मताधिकार जिसको बोलते हैं, वोट डालने का अधिकार अगर नहीं है तो वैसी देश में जो सरकार है उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। और सभी वयस्क जो है, जैसे हमारे कंट्री में क्या है कि 18 साल 18 ईयर्स ऑफ एज इज द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग राइट्स। राइट टू वोट का जो अधिकार है हमारे यहाँ 18 साल पे मिल जाता है। जो भी लोग 18 साल से ऊपर होंगे उन्हीं को वोट का अधिकार होगा। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। ये हमेशा से ऐसा नहीं था कि सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार था। पहले क्या होता था कि औरतों को, गरीबों को, या ऐसे लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या जो एजुकेटेड नहीं है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। और किनको वोट डालने का अधिकार था, केवल उन लोगों को जो या तो प्रॉपर्टी के मालिक है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, या जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, शिक्षित है। द कंट्री वॉज गवर्न बाई रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेन मेड। और देश कैसे चलते थे, उन्हीं लोगों के मतों से वोट चलते थे, देश चलते थे, सरकारें चलती थी जिनके पास संपत्तियां थी या जिनके जो शिक्षित थे। बाकी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। In India before independence only a small minority was allowed to vote. They therefore came together to determine the fate of majority।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो शुरुआत में क्या था, बहुत एक छोटे से वर्ग को, एक छोटे से तबके को माइनॉरिटी कह सकते हैं आप उसको, जो पढ़े लिखे भी कम थे, क्योंकि आजादी के टाइम तक भी भारत में हर 10 में से एक ही व्यक्ति शिक्षित था। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टी क्लास की तो वो भी बहुत कम थी। तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, एजुकेटेड थी, उनकी संख्या कम थी। और माइनॉरिटी किसके ऊपर रूल कर रही थी? मेजोरिटी के ऊपर। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी, अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने किस चीज के बारे में एडवोकेसी की, किस चीज की वकालत की कि मत अधिकार जो है वो कुछ लोगों के पास ना होकर सबके पास होना चाहिए। और अगर ये कुछ लोगों के पास है तो ये क्या है? अन्याय है, अनफेयरनेस है। और डिमांड क्या की कि सभी के पास राइट टू वोट होने चाहिए। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। एक जर्नल था यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी का था, 1931 में उन्होंने लिखा क्या कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव वोट। जिसके पास संपत्ति है वो तो वोट करे, बट दैट ए मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर, जिसके पास कैरेक्टर है लेकिन संपत्ति और लिटरेसी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, शुड हैव नो वोट, उसके पास वोट ना हो। और दैट ए मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज बोरो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग पुअर मैन। क्या क्राइम है उस व्यक्ति का जो पूरे दिन मेहनत करता है, केवल उसके पास संपत्ति नहीं है या वो शिक्षित नहीं है, केवल यही उसका जुर्म है ताकि वो उसे वोट ना मिले। गांधी जी की वकालत थी कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो शिक्षित है या नहीं है, गरीब है या अमीर है, कुछ भी हो, सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। मैन एंड वुमेन दोनों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। एक वुमेन के बारे में एक आंदोलन हम पढ़ लेते हैं। ये अमेरिका का आंदोलन है, अमेरिका का, यूरोप का पूरे का। पहले ना केवल इंडिया में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे, जब यूरोपियन कंट्रीज में भी औरतों को वोट का अधिकार नहीं था, तो वहां पे कुछ आंदोलन हुए। किस प्रकार से? नोवेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंग शेयर पावर ऑल ओवर द यूरोप एंड यूएसए। अगर हम पूरे यूरोप और यूएसए की बात करें तो वहां पे क्या था? गरीबों को, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, वुमेन को, पुअर को, गरीब वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वो क्या करते थे? वुमेन ने स्ट्रगल किया, फाइट किया। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब काफी ज्यादा जो पुरुष थे हमारे, मेल थे, वो कहाँ चले गए? युद्ध लड़ने। तो औरतों ने काफी जितने भी ड्यूटीज थी, जो काम था, सरकारी काम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब संभाला उनकी गैर मौजूदगी में। तो लोगों को लगा कि औरतें भी वो सब काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है, इक्वालिटी की बात हुई। तो इसी प्रकार औरतों ने अपने लिए वोटिंग राइट्स की बात की, जिसको हम बोलते थे वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। जो मत अधिकार का जो आंदोलन था औरतों का, वो उन्होंने चलाया और राइट टू वोट की बात की। और वॉर के दौरान, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन्होंने अलग अलग जगह प्रोटेस्ट किया और उस आदमी के बराबर अपने को मताधिकार की बात की। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने आंदोलनों के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, उनको भी आखिरकार वोट का अधिकार मिला। अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 1920 में औरतों को वोट का अधिकार मिला, जबकि यूके, यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 1928 में, 1928 में वोटिंग का अधिकार मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हम क्या, इस पूरे चैप्टर से हम क्या समझते हैं कि सरकार, पहले हमने समझा कि सरकार क्या है, क्यों सरकार है, सरकार हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती है, क्या रोल प्ले करती है सरकार हमारे देश के लिए, उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए, हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी स्फेयर हमारे, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, एजुकेशन से जुड़ा हो, कोई भी मुद्दा, कोई भी इशू, सब के सब हैंडल कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म की बात करें, डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको बनाते हैं लोग। और अगर राजतांत्रिक सरकार की बात करूं तो उसको कौन बनाता है? राजा। वहां पे लोगों का कम से होता है, लोगों के पास अधिकार होता है उस सरकार को गिराने का, उस सरकार को बनाने का। लोकतांत्रिक सरकार, जिस तरह भारत की अगर मैं बात करूं, इंडिया में लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए हम हर 5 साल बाद इलेक्शन करते हैं, चुनाव होते हैं, चाहे वो स्टेट के लिए चुनाव हो, लोकल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हो। तो इन तीनों स्तर पे ही हम चुनाव के थ्रू अपने नेता को चुनते हैं। चुनने की जो पद्धति हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, प्रतिनिधि वाली सरकार। हम अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, जो बाद में चल के हमारे लिए कानून बनाते हैं, कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और अगर कोई कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसके लिए पनिशमेंट भी निर्धारित होता है। कहा जा सकते हैं अगर किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का अधिकार
हक का हनन हुआ हो, कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय, फिर न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा कि किस तरीके से उसका जो अधिकार है उसको दोबारा लागू किया जा सके। तो वो सब हमने देखा। इस चैप्टर में इतना ही, और अगले का जो कुछ की एलिमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, और क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट है, बेस्ट नहीं है बट बेटर गवर्नमेंट है, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, कोई फीडबैक आपको देना है मेरे पढ़ाने के तरीके में, आपको कुछ इंप्रूव कराना है या कुछ भी आप चेंज चाहते हैं उसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट। कोई डाउट है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई गारंटीड यू दैट आई विल सोल्व इट विद इन 24 आवर्स। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास हम देंगे कल। तो थैंक यू वेरी मच।